हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 3 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले जैसा कि हम लोग रोज डेली बेसिस पे कोट डिस्कस करते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कोट को जाने। तो आज देख सकते हो ये कोट हम लोगों पर ज्यादा सूट करती है और आप भी इससे लिंक कर सकते हो। टुमारो नेवर कम्स, स्टार्ट स्टडिंग टुडे। वैसे भी आपको पता है कल कभी नहीं आता है, यानी कि जो व्यक्ति कल के ऊपर टालता है उसका कल तो कभी आता नहीं है। साथ ही साथ जो उन्होंने तय किया है वो भी टारगेट फुलफिल नहीं हो पाते। तो अगर आपने आज टारगेट सेट किए हैं तो प्रयास किया जाए कि मैक्सिमम जो परसेंटेज है टारगेट का वो कंप्लीट हो सके। अदरवाइज हमारी आदत बन जाती है टालने की और इस टालने के चक्कर में एग्जाम भी नजदीक आ जाता है और हम लोग अंत समय में हड़बड़ाहट महसूस करते हैं, जिसके कारण हमारी इफिशिएंसी पर असर पड़ती है। सो एग्जाम के नजदीक आने से पढ़ने से बढ़िया होगा कि हम लगातार एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके पढ़ते चले, सो दैट हम अपने टारगेट को एग्जाम के नजदीक आते आते फुलफिल कर ले और जब एग्जाम आए तो हड़बड़ाहट ना हो। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि जब एग्जाम नजदीक आती है तो हम लोग सीरियस हो जाते हैं। सीरियस होने का एक ही कारण होता है कि हम लोग एग्जाम से पहले अच्छी तैयारी या अच्छी पढ़ाई डेडिकेशन के साथ करने में कहीं ना कहीं हमारी कमियां नजर आई हैं। सो इस कमी को पहले से ही सुधार कर लिया जाए। इसके लिए जरूरी यही है कि हमें कंसिस्टेंसी बना कर रखें और उस कंसिस्टेंसी का पालन करें। हालांकि बीच में कभी कभी फेस्टिवल्स हो गए या फिर कुछ अदर इश्यूज आ गए तो उससे कारण टारगेट में कुछ ढिलाई हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि कंसिस्टेंसी टूट जाती है। तो कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, वो आपके हाथ में है, आप बना के रखते हो या नहीं। एंड एक बार जब आप कंसिस्टेंट हो गए तो आपकी आदत बन जाती है। उसके बाद कैसे भी स्थितियां हो आप अपने टारगेट को मैक्सिमम शेयर में कंप्लीट कर लेते हो। इसलिए टुमारो नेवर कम्स, कल पर नहीं टालना है। अगर आपके पास आज मौका मिला है, आज भविष्य बनाने का मौका मिला है, तो आज से ही लग जाओ एंड अपने टारगेट को अचीव करो। सो फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस टू आवर आर्टिकल। 6 आर्टिकल्स आज हमें डिस्कस करने हैं एंड इसमें से जो आपका पहला आर्टिकल है वो थर्मल पावर प्लांट सेक्टर और जो पीएटी स्कीम है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, इससे एसोसिएटेड है। एंड हम परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम के बेसिक के बारे में जानेंगे और क्या इश्यूज निकल कर आ रही है उसे भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहली बात तो हम लोग सिलेबस की तरफ ध्यान देते हैं। तो जो पहला आर्टिकल है आपका कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, इससे एसोसिएटेड है। तो आप देख सकते हो सीएससी रिपोर्ट ने कुछ गड़बड़ियां पॉइंट आउट करी है परफॉर्मेंस अचीव एंड ट्रेड स्कीम को लेकर। कहा जा रहा है कि ये जो आपके थर्मल पावर प्लांट सेक्टर है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्कीम प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। तो क्या कमियां हैं उसे देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो पीएटी स्कीम के ही बारे में जान लेते। तो आपको पता है थर्मल पावर प्लांट्स काफी ज्यादा पॉल्यूटिंग सेक्टर होता है और इन्वायरमेंट को काफी ज्यादा हार्म पहुंचाता है, बिकॉज थर्मल पावर प्लांट में कोल का ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब जब आपको ये बात पता चल गई और ये भी बात जब पता है कि गवर्नमेंट क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही हैं, तो एक इनिशिएटिव है आपका पीएटी स्कीम। ठीक है, तो ये जो आपका पीएटी स्कीम है इसको 2008 में इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी इफिशिएंसी, सो दैट जो हमारी भारतीय इंडस्ट्री है उसमें इफिशिएंसी लेकर आया जाए एनर्जी के रेस्पेक्ट में। एनर्जी इफिशिएंसी की जब हम बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, तो बेसिकली लेट्स से कि पहले किसी इंडस्ट्री को 500 जूल एनर्जी की जरूरत पड़ती थी अपने प्रोडक्शन को करने में। जब हम एनर्जी इफिशिएंट अप्लायंसेस टूल्स लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेम प्रोडक्शन आपका कम एनर्जी कंज्यूम करे तो हम कहेंगे कि वो इंडस्ट्री आपका एनर्जी इफिशिएंट हो गई है। इससे बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट ये होता है कि जो आपका ग्रीन हाउस गैस इमिशन है
वो रिड्यूस हो गए, बिकॉज सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी में अब ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो डेफिनेटली ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम किए जा सकते हैं। एंड अगर हम बात करें MMEE का, यानी कि नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी का, तो ये आपका जो अम्ब्रेला स्कीम है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका एक सब स्कीम है। ये जो आपका NAPCC है, इसके अंतर्गत 8 स्कीम आते हैं, जिसके तहत एक स्कीम आपका नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है, ठीक है। और ये जो PAT स्कीम है, ये 13 एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स को कवर करती है। जाहिर सी बात है, ये उन इंडस्ट्री को ही कवर करेंगी जहां पर ज्यादा एनर्जी की दरकार होती है, सो दैट जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है उसको रिड्यूस किया जा सके। तो इसमें आपका TPP यानी कि थर्मल पावर प्लांट्स आ गए, सीमेंट इंडस्ट्री आ गया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आपको ही पता है ये सब के सब काफी ज्यादा पॉल्यूटिंग है। पल्प एंड पेपर, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सब काफी ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव है, साथ ही साथ पोल्यूशन भी ज्यादा क्रिएट करते हैं, बिकॉज एनर्जी की डिमांड ज्यादा होने के कारण। और दूसरी तरफ हमारा जो एनर्जी फुलफिलमेंट है, कोल से ज्यादा फुलफिल होता है एज कंपेयर टू द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये भी आपको पता है। एंड इसके तहत गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को शॉर्टलिस्ट करती है, इंडस्ट्रीज को डेजिग्नेटेड कंज्यूमर कहा जाता है, और उनको टारगेट दिया जाता है कि भाई साहब आपको 3 साल में एक लिमिटेड एनर्जी ही खर्च करनी है, और अगर आप इस टारगेट को फुलफिल कर लेते हो तो आपको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिल जाने से क्या होगा कि जो कंपनी, जो इंडस्ट्री इस टारगेट को अचीव कर लिया है एंड जो इंडस्ट्री इस टारगेट को अचीव नहीं किया है, तो ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स उसको बेचा जा सकता है। जिन्होंने टारगेट अचीव नहीं किया है, तो बेनिफिट किसको होगा? जिन्होंने टारगेट अचीव किया है, पैसे उनको प्राप्त होंगे और आराम से वो अदर सेक्टर में अपनी इंडस्ट्री के ग्रोथ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये जो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट है, ये ट्रेडेबल है विथ द इंडस्ट्री जिसने अचीव नहीं किया है टारगेट को। ये सेम प्रोसीजर है जैसा कि आपने कार्बन इमिशन ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत या फिर UNFCCC के तहत सिस्टम लाया गया था कि जिन्होंने टारगेट अचीव किया उसको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे और वो अपना सर्टिफिकेट बेच सकता है कि भाई साहब ले लो, अगर आपने टारगेट अचीव नहीं किया है। तो ये बात होप आपको समझ में आई होगी। और ये 3 साल के लिए जो टारगेट दी जाती है इंडस्ट्रीज को, ये याद रखना है। इसी को हम कहते हैं 1 PAT साइकिल, एंड उसके बाद आपका फिर सेकंड PAT साइकिल, फिर थर्ड PAT साइकिल, 3-3 साल का अंतराल पर आता है, ठीक है। तो आपने PAT स्कीम के बारे में समझ लिया। अब जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो कहीं ना कहीं PAT स्कीम के टारगेट को फुलफिल करने में पीछे आ रहे हैं। तो देख सकते हो ये जो आपका नॉन प्रॉफिट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट रिपोर्ट, जिन्होंने इस इश्यू को हाईलाइट किया है, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं अंडर द PAT स्कीम, देख सकते हो इन द लास्ट डिकेड ओनली 1 and 2% ऑफ द ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन जो इमिट किए जाते हैं उसको रिड्यूस किया है। तो 10 साल में सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 2% का कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम किया है। तो काफी कह सकते हो कि कम टारगेट को अचीव किया गया है। एंड TPPs यानी कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है, ये मोस्ट लेनियंट टारगेट रखते हैं एंड अंडर परफॉर्म्ड है इन मीटिंग द टारगेट एमंग अदर सेक्टर्स, यानी कि और जैसा कि हमने बताया कि 13 सेक्टर्स को ये PAT स्कीम लागू होते हैं, लेकिन उसमें से जो TPPs है वो काफी ज्यादा अंडर परफॉर्म्ड है, ये रिपोर्ट बता रही है। एंड ये भी देखा गया है कि इनएफिशिएंसी है PAT स्कीम में, बिकॉज PAT स्कीम में नॉन ट्रांसपेरेंसी है, लूज टारगेट्स है एंड ओवरलुक्ड डेडलाइंस है। एंड जो एनालिसिस है ये काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रखता है, बिकॉज इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी ज्यादा, मोस्ट ऑफ द एनर्जी इंडस्ट्रियल सेक्टर ही कंज्यूम करता है। और यहाँ पर देख सकते हो ब्रेकअप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है वो आपका 18%, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन इंडिया कंज्यूम करता है,
तो 43% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद डोमेस्टिक यानी कि हाउस होल्ड सब जो है वो 24%, एंड उसके बाद ट्रैक्शन एंड रेलवेज वो आप देख सकते हो इतना परसेंट है, एंड अदर्स में आ गया आपका 6%। लेकिन अब यहाँ पर ये देखो, अगर क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का सबसे ज्यादा शेयर किसका है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का है, ये आप याद रखना, ठीक है, 43%। उसके बाद डोमेस्टिक हाउस होल्ड, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये हमने पीएटी स्कीम एंड उससे रिलेटेड इश्यू के बारे में जाना। लेट्स मूव टू द सेकेंड आर्टिकल। Government extends a smart city mission timeline to 2023 from 2021 डेडलाइन। तो बेसिकली 2021 में ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो आपका फुलफिल होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण, कोविड-19 के कारण इस स्कीम के कंप्लीशन में दिक्कतें आई, जिसके कारण प्रोजेक्ट डिले हो गई, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट डिले हो गई। तो अब इन प्रोजेक्ट्स को जो अनकम्प्लीटेड है उसको फुलफिल करने के लिए ज्यादा समय की जरूरत है। दैट्स वाई इसी को ध्यान में रखते हुए जो डेडलाइन है 2021 से बढ़ाकर 2023 कर दिया गया है। तो हम स्मार्ट सिटी मिशन के बेसिक के बारे में जानेंगे कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, क्या ऑब्जेक्टिव है और क्या स्टेटस है इस स्मार्ट सिटी मिशन का, यानी कि कितना कंप्लीट हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, एंड क्या अदर इश्यूज हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जो आपका आर्टिकल नंबर 2 है वो अर्बन एरियाज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज से है, ठीक है। तो बेसिकली स्वच्छ नहीं, स्मार्ट सिटी मिशन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लाई गई थी, और ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है ये 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल पर आधारित है। यानी कि ये जो स्मार्ट सिटी मिशन आप देख रहे हो इसके पीछे 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जहां पर कम्युनिटी को सेंटर में रखा गया है। यानी कि जो कम्युनिटीज हैं उसको ध्यान में रखकर सिटीज की प्लानिंग की जाएंगी एंड प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही साथ रिसोर्स जो यूज की जाएंगी स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वो लेसर रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट पर फोकस रहेगा कि कम रिसोर्सेस में हम मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सके, तो मोर फ्रॉम द लेस। जो तीसरा है आपका कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। ये जो आप देखते हो कि वेरियस रैंकिंग निकाली जाती है नीति आयोग के द्वारा, अलोंग विथ मॉडल सिटीज का कंसेप्ट भी है। तो ये सबसे होता क्या है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को देखकर आगे बढ़ते हैं और प्रयास करते हैं कि हम अगली बार और अच्छा परफॉर्म करें, अपने सिटीज को और ज्यादा अच्छा डेवलप करें, है ना। तो जो सिटीज सेलेक्ट की जाती हैं वो आपका कंपटीशन के माध्यम से की जाती हैं। एंड नेक्स्ट पिलर इज योर इंटीग्रेशन, इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यानी कि जो सिटीज अभी डेवलप की जा रही हैं इसमें आपका इनोवेशन एंड एनवायरमेंटल केयर को भी ध्यान में रखते हुए ये सिटीज डेवलप की जा रही हैं। एंड टेक्नोलॉजी एज मीन्स नॉट द गोल, यानी कि वैसे टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किए जाए इनके डेवलपमेंट में जो भविष्य में भी उपयोगी रहे, साथ ही साथ वो एनवायरमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल भी रहे। नेक्स्ट इज योर कन्वर्जेंस यानी कि सेक्टोरल एंड फाइनेंशियल कन्वर्जेंस, कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन किया जा सके, बिकॉज फाइनेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग किसी भी प्रोजेक्ट या मिशन के लिए। तो पहली बात तो हम ये जो आपका स्मार्ट सिटी मिशन है इसके बेसिक के बारे में जान लेते हैं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव वही है कि सिटीज जो हैं उसको प्रमोट किया जाए, जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करे ही करे, अलोंग विथ क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट हो सिटीज का, एंड वो डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स को दे सके वाया द एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सॉल्यूशन। तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन सिटीज के डेवलपमेंट के लिए साफ साफ आप देख रहे हो अंडर द स्मार्ट सिटीज मिशन। लेकिन ये अच्छे से याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, देयर इज नो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट सिटी, कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। एंड
ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। जब हम बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की, तो इसका मतलब स्टेट का भी कंट्रीब्यूशन होगा और सेंटर का भी कंट्रीब्यूशन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट 48,000 करोड़ अगले 5 सालों में देगी इस प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर ऑन एवरेज अंदाजा लगाया जाए तो 100 करोड़ रुपए पर सिटी पर ईयर दी जाएगी, एंड इतने ही इक्वल अमाउंट में स्टेट या फिर अर्बन लोकल बॉडीज के द्वारा दी जाएंगी इस प्रोजेक्ट के लिए। एंड अगर हम बात करें करंट स्टेटस ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन की, तो आप देख सकते हो 49% ऑफ ओवर 5,000 प्रोजेक्ट्स जो स्मार्ट सिटीज के लिए लाए गए थे वो अनफिनिश्ड हैं। तो आप समझ सकते हो कि 50% अभी जो अप्रोक्स प्रोजेक्ट है वो अनफिनिश्ड है। दैट्स वाई टारगेट को 2023 के लिए एक्सटेंड किया गया है। अदरवाइज ये टारगेट तो 2021 में ही खत्म होनी थी, लेकिन टारगेट फुलफिल ही नहीं हुए, सो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी टेंडर इश्यू किए गए हैं स्मार्ट सिटी मिशन के लिए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 23% फंड्स ही रिलीज किए गए हैं। और आपको ही पता है इन सब प्रोजेक्ट के लिए पैसों की काफी ज्यादा जरूरत होती है। जब फंड ही नहीं रिलीज होंगे तो फिर प्रोजेक्ट का कंप्लीशन कैसे होगा। तो यहाँ पर एक फाइनेंशियल क्रंच आप यहाँ पर देख सकते हो। और वैसे भी गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम होती है, अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है तो एक फाइनेंशियल इश्यू जरूर आपको डालनी होगी, बिकॉज फंड की क्रंच या फंड की कमी होती ही होती है। एंड अगर हम बात करें ये जो आपका एक्सटेंड किया गया है वो क्यों किया गया है, तो पहली बात तो ये कि जब लॉकडाउन हुआ था कोविड के कारण, तो जो प्रोजेक्ट ओपन थे उस पर कहीं ना कहीं रोक लग गई थी, क्योंकि सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक प्रकार से बंद हो गए थे। तो उसके कारण इस पीरियड में कोई भी प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन नहीं हुआ। एंड ऑल्सो नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उन्होंने भी कहा कि इस प्रोजेक्ट को स्मार्ट सिटी मिशन को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो दो कारण, एक तो आपका प्रोजेक्ट स्टॉल्ड हो गई थी ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, और दूसरी बात कि नीति आयोग काफी रिपोर्ट रिकमेंड किया गया था कि इस प्रोजेक्ट को, इस मिशन को एक्सटेंड किया जाए। और नीति आयोग ने क्यों बोला, बिकॉज नीति आयोग का कहना है बेस्ड ऑन एनालिसिस कि ये जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जिसके तहत 17 गोल है, 169 टारगेट है जो अचीव करने हैं बाय 2030, इन मिशन से ये टारगेट अचीव हो रहे हैं। एंड बस आगे करना क्या है, तो ये जो वर्क है उसको और ज्यादा डिपेंड करने की जरूरत है। यानी कि नीति आयोग का मानना है कि स्मार्ट सिटी मिशन का कंसेप्ट हमने लेकर आया है वो एसडीजी गोल को फुलफिल करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो रही है, और ज्यादा हमें इसमें काम करने की जरूरत है, इसलिए इसको कंटिन्यूएशन दिया गया है। एंड अगर हम बात करें क्या कुछ इश्यूज है स्मार्ट सिटी मिशन के इम्प्लीमेंटेशन में, तो पहली बात तो इंस्टीट्यूशनल एंड स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। दूसरी बात मैंने आपको बताया फंडिंग रोड ब्लॉक, आपने देखा ओनली 23% ऑफ द फंड्स रिलीज की गई हैं फॉर विच टेंडर्स हैव बीन इश्यूड। एंड अंडरस्टाफ्ड एंड अनस्किल्ड मैन पावर, सिटीजन पार्टिसिपेशन की कमी, तो ये सब कुछ इश्यूज है। तो ये हमने आर्टिकल नंबर 2 डिस्कस किया along with basic details. Let's move to the third article. राज्यसभा passes डैम सेफ्टी बिल 2019। तो आपको ही पता है कि जो भारत में डैम है फिलहाल वो दो टाइप में डिवाइड किए जा सकते हैं बेस्ड ऑन द टाइम पीरियड। एक तो ओल्ड जो ब्रिटिश काल के समय से या फिर उससे भी पुराने काल के समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं, दूसरा जो न्यूअर बनाए गए। अब जो न्यू डैम्स बनाए गए हैं तो उसमें तो चलो कोई स्ट्रक्चरल इश्यू फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज वो रिजलेंट बेसिस पर बनाया गया है। लेकिन जो पुराने डैम हो गए हैं अब उस पर खतरा ये है कि कभी वो कोलैप्स हो सकते हैं, या फिर मान के चलो कि कैपेसिटी बढ़ानी है बिकॉज फ्लड के चांसेस, पोटेंशियल, इंटेंसिटी सब बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में रेनोवेट करने की जरूरत है डैम को, एंड डैम की सेफ्टी को इंश्योर करने की जरूरत है। बिकॉज अगर डैम
की सेफ्टी को मेंटेन नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में हो सकता है डैम कोलैप्स हो जाए, उसके कारण आपका ह्यूमन इंड्यूस्ड फ्लड आ जाएंगी एंड जो आपके लोअर रिपेरियन स्टेट्स हैं, सिटीज हैं, वो सब भी फ्लडेड हो जाएंगे और आप समझ सकते हो कितनी ज्यादा नुकसान होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए डैम सेफ्टी बिल 2019 लाया गया है। राज्यसभा ने इसे पास कर दिया है, लोकसभा ने ऑलरेडी इसे पास कर दिया था 2 अगस्त 2019 को एंड उसके बाद पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। तो उसके बाद रिपोर्ट आने के बाद जो अब राज्यसभा है उन्होंने डैम सेफ्टी बिल को भी पास कर दिया है। अब ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा एंड अल्टीमेटली ये बिल एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस की बात करते हैं सबसे पहले। तो आप देख सकते हो जो आर्टिकल नंबर 3 है वो आपका डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये जो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी सेंट्रल लेवल पर कानून है नहीं जो डैम के सेफ्टी को रेगुलेट करे। तो इससे पहले क्या होता था, तो जो स्टेट हैं वो अपने अपने सेफ्टी रेगुलेशंस लाते थे जो वेरी करते थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो कोई स्टेट में मजबूत सेफ्टी के लिए प्रोविजन थे तो कुछ स्टेट में वीक सेफ्टी प्रोविजन थे, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि वाटर स्टेट सब्जेक्ट में है, तो फिर सेंटर ने ये डैम सेफ्टी बिल कैसे लाया, तो सेंटर ने बेसिकली आर्टिकल 246 का हवाला देते हुए इस बिल को लाया है जो इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज के टॉपिक को डील करती है। बात करते हैं क्या की फीचर्स हैं इस बिल की। तो पहली बात तो जब ये बिल इंप्लीमेंट हो जाएगा तो जो भी बड़े बड़े डैम्स है उसका एडिक्वेट सर्वेलेंस नेशनल लेवल पर, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस सब किए जाएंगे सो दैट डैम फेल्यूर रिलेटेड डिजास्टर को प्रिवेंट किया जा सके। ये कीवर्ड आपको याद रखना है, डैम फेल्यूर रिलेटेड डिजास्टर। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट किया जा सके इसके लिए एडिक्वेट सर्वेलेंस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस की बात कही गई है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डैम ऑनर्स है यानी कि जो डैम को ओन करेगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको वो सारी के सारे रिसोर्सेज, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, प्रोवाइड करने पड़ेंगे टाइमली बेसिस पर सो दैट उस डैम में अगर कोई इश्यू आ रही है तो टाइमली रिपेयर हो सके एंड डैम के स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जा सके प्रॉपरली। तीसरा, डैम सेफ्टी को एड्रेस किया जाएगा बेस्ड ऑन द इमर्जिंग क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैलेंजेस, क्योंकि अभी आपको ही पता है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैलेंजेस जिसके कारण भारत पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, फ्लडिंग जैसी समस्याएं विशाल होती नजर आ रही हैं। तो उस इश्यू को भी ध्यान में रखते हुए हमारा जो डैम सेफ्टी है उसको इंश्योर करना है। एंड साथ ही साथ जो कोई वायलेशन करेगा इस प्रोविजन का तो उसको स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज, कड़क पेनल्टीज भुगतनी पड़ेगी। सिग्निफिकेंस क्या है इस लॉ की, तो पहली बात तो हमारे देश में जो डैम की संख्या है काफी ज्यादा है। कितना है, तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट डैम ओनिंग नेशन है पूरे विश्व में। चाइना पहले नंबर पर आता है डैम के फील्ड में एंड यूएसए दूसरे नंबर पर, इंडिया तीसरे नंबर पर। आप समझ सकते हो कि डैम सेफ्टी का यूनिफॉर्म रेगुलेशन मॉनिटरिंग होना कितना जरूरी है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो डैम जो बहुत पुराने हो गए हैं उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, उसको इंड्यूस्ड डिजास्टर से बचाना जरूरी है, क्योंकि 80% जो भारत के लार्ज डैम है वो लगभग 25 साल या उससे पुराने हैं। इसलिए अगर डैम एसेट्स पुराने हो रहे हैं तो ये सीरियस कंसर्न रेज कर सकते हैं ह्यूमन लाइफ, या फिर यूं कह सकते हो कि सिटीज, इन सब पर असर कर सकती है अगर ये डैम फेल्यूर हो गया तो। एंड नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ये कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डैम किस लिए है, बिकॉज ये आपको वाटर सप्लाई, फ्लड मैनेजमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, बहुत ही मल्टीपल रोल है इसका, इसीलिए इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एंड इसको प्रोटेक्ट करने से होगा क्या कि गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट की गई इन सब फील्ड में वो भी सेफगार्डेड रहेगी। तो ये हमने सिग्निफिकेंस डिस्कस किया। अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म
क्या है डैम सेफ्टी के लिए इस बिल के तहत। तो पहली बात तो नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी ये कंस्टिट्यूट की जाएंगी, जो CWC सेंट्रल वाटर कमीशन चेयरमैन के द्वारा हेड करी जाएंगी, और ये यूनिफॉर्म डैम सेफ्टी पॉलिसीज, प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स बनाएगा। ठीक है। एंड दूसरा है आपका नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, जो रेगुलेटरी बॉडी होगा, जो नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन देखेगा डैम के सेफ्टी पॉलिसीज एंड स्टैंडर्ड्स जो बनाए गए हैं। एंड तीसरा है आपका स्टेट कमिटीज ऑन डैम सेफ्टी एंड स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन स्टेट लेवल पर स्टेब्लिश की जाएंगी। तो आप समझ सकते हो 3 लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, एक तो नेशनल कमेटी ऑन डैम सेफ्टी जो प्लान पॉलिसीज बनाएंगी डैम के सेफ्टी को लेकर, दूसरा है आपका नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो इन प्लान पॉलिसीज के मॉनिटरिंग करेंगे, रेगुलेट करेंगे, एंड तीसरा है आपका स्टेट लेवल पर स्टेट कमिटी ऑन डैम सेफ्टी एंड द स्टेट डैम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये हमने 3 आर्टिकल डिस्कस किए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Facial recognition technology at 4 airports to be introduced by March 2022। ये गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है। तो सिलेबस सबसे पहली बात तो नजर डालते हैं। अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, इस टॉपिक में आपका ये कवर होगा। अब आजकल के जो मोबाइल फोन्स है उसमें फेशियल रिकॉग्निशन तो ऑलरेडी आ गई है, आपको ही पता है। आप अपने फेस दिखाकर अपने मोबाइल को लॉक अनलॉक कर सकते हो, लेकिन आपको भी पता है कि इसके प्लस पॉइंट भी है और इसके माइनस पॉइंट भी है, यानी कि पॉजिटिव भी है, निगेटिव्स भी है। गवर्नमेंट ने 4 एयरपोर्ट्स पर इस टेक्नोलॉजी को यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही है, जो FRT बेस्ड बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम लाना चाह रही है एज ए पार्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ डिजी यात्रा इम्प्लीमेंटेशन। तो डिजी यात्रा इम्प्लीमेंटेशन के तहत ये सब जो चीजें हैं एक्सपेरिमेंट की जा रही है। और ये जो आपका डिजी यात्रा पॉलिसी है ये साफ साफ कहता है कि भाई साहब पेपरलेस एयर ट्रेवल हो, यानी कि अभी फिलहाल क्या होता है, आप जब बोर्डिंग करते हो तो आपको वेरियस वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं। फिजिकल अथॉरिटी होती है वो आपका वेरिफिकेशन करता है, काफी ज्यादा टाइम लग जाते हैं, टाइम कंज्यूम हो जाते हैं, आपको 2 घंटे 3 घंटे पहले आने पड़ते हैं। तो इस चैलेंजेस को हटाने के लिए, सीमलेस जर्नी बनाने के लिए, पेपरलेस एयर ट्रेवल प्रमोट करने के लिए ये सिस्टम, ये टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, सो दैट आप एयरपोर्ट इंटर करते हो और जब आप आउटसाइड जाते हो एयरपोर्ट के, तो इस बीच में जो भी आपका वेरिफिकेशन मैकेनिज्म हो वो डिजिटल हो, सिक्योर हो एंड टाइमलेस हो। तो अगर हम बात करें FRT टेक्नोलॉजी की, तो जैसा कि मैंने बताया फेशियल रिकॉग्निशन, इसके तहत होता क्या है, हम आइडेंटिटी को वेरीफाई करते हैं फेस के माध्यम से। मोबाइल में आपने FRT बार बार यूज करी होंगी एंड ये बहुत सारे टेक्निक्स पर आधारित होती हैं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण योगदान है। एंड इसके तहत होता क्या है कि जो आपके इमेज हैं उसको कैप्चर करेगा, उसको एनालाइज करेगा, कंपेयर करेगा पैटर्न को जो पर्सन के फेशियल डिटेल्स के ऊपर आधारित होगा। यानी कि आपने एक बार मोबाइल में फेस लॉक लगाया तो पहले तो आपका सारा डिटेल्स कैप्चर किया जाता है, उसके बाद उसको डाटा के फॉर्म में रखा जाता है और उसके बाद जब आप अनलॉक लॉक करते हैं तो वो डाटा को वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद आपका जो भी मोबाइल ओपन करना हो तो फिर ओपन हो सकता है। वही सिस्टम आपको एयरपोर्ट के लोकेशन पर या फिर अदर लोकेशंस पर लाई जा रही है। तो इसमें आपका फेस डिटेक्शन, फेस कैप्चर, फेस मैच ये सब आते हैं। एंड along with what it has the ability to gather demographic data on the crowd। तो डेमोग्राफिक डाटा भी गैदर कर सकता है ये आपका फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। और फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का जो यूजेज है आपको भी याद रखना है कि 1-2 जगह नहीं बल्कि बहुत जगह यूज हो सकती है आने वाले समय में, बिकॉज ये सब इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हर क्षेत्र में आपका ये यूज हो सकता है। तो देख सकते हो पहली बात तो ये कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम में ये फैसिलिटेट करेगा एंड इंफॉर्मेशन आसानी से एंड फास्टर
प्राप्त हो सकेंगी। एंड क्रिमिनल्स, मिसिंग चिल्ड्रन या पर्सन्स के आइडेंटिफिकेशन में, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज में ये मदद करेगा। एंड बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए भी यूज होगा। जैसे आपका आज वो जो फिंगरप्रिंट वाला सिस्टम है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए यूज होता है, उसी प्रकार से ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस एंड ऑथेंटिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको पता है कंसर्न्स भी हैं, बिकॉज ये सब डिजिटल टेक्नोलॉजी है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी में आपको याद रखना है कि प्राइवेसी का तो कंसर्न होगा ही होगा, क्योंकि क्या पता ये डिवाइस जिसका भी हो डाटा इंटरनेट से शेयर की जा रही हो दूसरे देश में, तो ये सब कंसर्न्स रहेंगे ही रहेंगे। तो क्या कंसर्न है? थ्रेटन्स इंडिविजुअल एंड सोसाइटियल प्राइवेसी, एंड जो सेफ्टी है फेशियल रिकॉग्निशन डाटा का, एंड पोटेंशियल आइडेंटिटी फ्रॉड हो सकता है। पोटेंशियल आइडेंटिटी फ्रॉड यानी कि आपका आइडेंटिटी इस्तेमाल करके आपके डिवाइसेस को एक्सेस किया जा सकता है। ये सब कुछ कंसर्न है। एंड इनोसेंट पीपल को बेसिकली चार्ज किया जा सकता है ड्यू टू इनहेरेंट डेंजर्स इन फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि कोई फंसा दिया और आपके बाद फिर पैसे मांग रहा है या फिर कोई चार्ज आप पर लगा दिए, तो ये सब जो इनोसेंट पीपल्स के लिए इश्यू आ सकती है। एंड गवर्नमेंट ने रिसेंटली अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जो एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा डेवलप की जा रही है। अब कैसे आपका फेस रिकॉग्नाइज होता है तो आप खुद समझ सकते हो। पहली बात तो आपका जो फेस है वो 80 डिस्टिंग्विशेबल फीचर से बना हुआ है। एंड ये जो आपका फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है, वेरियस फेशियल कर्व्स जो हैं आपके, उसको मेजर करता है माइक्रो स्केल पर, और ये जो फीचर्स है वो ट्रांसलेट किए जाते हैं यूनिक कोड में, जो आप का यूनिक होगा। हर व्यक्ति के लिए ये कोड यूनिक होगा, एंड उसी यूनिक कोड के आधार पर आपका जो फेस है वो मैच होंगी, एंड आपका जो फेशियल सिग्नेचर है वो मैच करवाए जाएंगे अदर फेशियल सिग्नेचर्स के साथ, एंड आपका फिर बॉडी आइडेंटिफाई होगा, फिर लॉक अनलॉक जैसी प्रक्रियाएं हो जाती हैं। तो ये हमने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी पर डिस्कशन किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। पार्लियामेंट्री कमिटी रिपोर्ट, सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट, ये पार्लियामेंट में रखी गई है। आपको ही पता है ये जो पार्लियामेंट्री कमिटी है वो वेरियस रिपोर्ट पर एनालिसिस करती है और अपने रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। तो ये जो आपका सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज इंटरनेट एंड इट्स इम्पैक्ट रिपोर्ट है वो प्रेजेंट किया गया है पार्लियामेंट को, और इसमें इंटरनेट शटडाउन से रिलेटेड जानकारियां दी गई हैं। और आपको ही पता है जो आपके इंटरनेट शटडाउन होते हैं, एक तो आपका सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के तहत होता है, और एक जो आपका 2017 में लाया गया था टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल 2017, इसके तहत भी होते हैं। तो हम बेसिक के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिलेबस के तरफ ध्यान देखते हैं। तो देख सकते हो चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनेट, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो इंटरनेट शटडाउन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है कि डेलिबरेट सस्पेंशन कर दिया जाए, जानबूझकर सस्पेंड कर दिया जाए इंटरनेट सर्विसेज को किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, लिमिटेड एरिया में, फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और ये यूजुअली गवर्नमेंट के ऑर्डर से ही की जाती है। तो बेसिकली 2017 से पहले जो इंटरनेट शटडाउन होती थी वो आपका सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी 1973 के तहत होती थी, और ये करता था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन 2017 में आपका टेम्पोररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 लाया गया, और उसके बाद इस प्रोविजन के माध्यम से इंटरनेट शटडाउन जैसे प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किए जाते थे, और इसमें बहुत रेस्ट्रिक्टेड रूल्स थे जिसके तहत जो अथॉरिटी है वो सस्पेंशन लगा सकती है। लेकिन सेक्शन 144 के तहत वाइडर पावर मिलता था अथॉरिटी को इंटरनेट शटडाउन के लिए। लेकिन इस रूल के आने के बावजूद सेक्शन 144 के तहत जो इंटरनेट शटडाउन वाला मैकेनिज्म है वो अभी भी यूज होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर इंटरनेट शटडाउन किसी भी लोकेशन में होता है तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। पहली बात तो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है उनको फाइनेंशियल लॉस होती है। डाटा के अनुसार आप देख लो जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है लगभग 2.45 करोड़ रुपीज पर आवर
जी हाँ, पर आवर एवरी सर्कल एरिया में उन्होंने लूज की है। और वैसे भी आपको पता है हमारे देश में टेलीकॉम ऑपरेटर्स काफी कर्ज में है, काफी डावाडोल स्थिति है इनकी, और ऐसे में इंटरनेट शटडाउन तो इनका फाइनेंशियल लॉस। एंड दूसरा आप देख सकते हो इंडिया ने अप्रोक्स 2020 में बिकॉज ऑफ द इंटरनेट शटडाउन $2.8 बिलियन लूज किया है। एंड तीसरा लाइफ एंड लिबर्टी जो व्यक्ति को मिली है फंडामेंटल राइट्स के तहत वो भी अफेक्ट होती है। एंड बाकी एम्प्लॉयमेंट बिकॉज आजकल के समय में आपको भी पता है कि जो सर्विसेज सेक्टर काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हो रही हैं और बहुत सारे जो जॉब्स हैं वो आपका इंटरनेट के माध्यम से डिपेंडेंट है, तो ऐसे में जॉब्स एंड रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट्स भी प्रभावित हो जाती हैं। एंड की रिकमेंडेशंस का दी गई हैं इस कमिटी के द्वारा ऑन द इंटरनेट शटडाउन। तो पहली बात तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म लाया जाए सो दैट डिसाइड किया जा सके कि अगर टेलीकॉम या इंटरनेट शटडाउन होता है तो उसका मेरिट क्या है या फिर अप्रोप्रिएटनेस क्या है। दूसरा सेलेक्टिव बैनिंग किया जाए, ये याद रखना है आपको, सेलेक्टिव बैनिंग ओटीटी सर्विसेज का, यानी कि जब आप डिसीजन लेते हो कि यहाँ पर इंटरनेट को सस्पेंड करना है तो आप इंटरनेट सस्पेंड मत करो पूरी तरह से, बल्कि वो ओटीटी सर्विसेज ओवर द इंटरनेट सर्विसेज जैसे फेसबुक हो गए, व्हाट्सएप हो गई, जो दिक्कतें क्रिएट कर सकती हैं उसको बंद किया जाए, रेदर कि हम पूरे इंटरनेट को बंद कर दें। बिकॉज इंटरनेट को बंद करने का मतलब काफी नुकसान है आपने देखा, लेकिन वो सुविधाएं जिससे वायलेंस बढ़ सकता है, जिसके कारण मैटर्स और ज्यादा गंभीर हो सकता है, उसको हम बैन कर दें। तीसरा सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस मेंटेन किया जाए सारे इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर्स जो देश में इश्यू की गई हैं। नेक्स्ट रोबस्ट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो सो दैट जो स्टेट्स हैं, यूटीज हैं, वो सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी के प्रोविजन का इस्तेमाल ना करें टू शट डाउन इंटरनेट इन द टेरिटरी। सो ये हमने आर्टिकल नंबर 5 डिस्कस किया, उससे रिलेटेड इश्यू और क्या सजेशन है। नेक्स्ट इज योर केरला 2018 फ्लड्स जो आई थी और उसके बाद सीएजी रिपोर्ट आया है, इसमें सीरियस फ्लोज फ्लड मैनेजमेंट को लेकर देखने को मिले हैं। ये सीएजी का कहना है कि केरला में कहीं ना कहीं फ्लड मैनेजमेंट अच्छे से नहीं की गई, इसलिए ये जो आपका गंभीर फ्लड्स केरला में आया है। तो बेसिकली आपको पता है कि जो आपका फ्लड आती है, फ्लड आने का मतलब क्या होता है कि जो पानी है वो ओवरफ्लो हो जाए या फिर पानी की निकासी ना मिल पा रही हो। तो फ्लड को रोका जा सकता है अगर प्रॉपर फ्लड मैनेजमेंट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अर्बन सिटीज में कभी कभी आपने देखा भी होगा कि जो नाले हैं वो ब्लॉक्ड रहते हैं, जिसके कारण पानी पास नहीं होती, तो पानी पास नहीं होगी तो जाएंगे कहाँ, तो वो रहेंगे आपके सरफेस पर, ओवरफ्लो होती रहेंगी और सबके घर में घुस जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कंक्रीटाइजेशन आपने देखा है, सारा जो अर्बन इलाका है वो कंक्रीट हो चुका है, चाहे रोड हो बिल्डिंग हो, और उसके कारण जो पानी का पेनिट्रेशन है वो आपका ग्राउंड वाटर में नहीं जा रहा है, तो इसके कारण आपका जो फ्लडिंग जैसे इवेंट है वो हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें सीएजी रिपोर्ट की, उससे पहले हम सिलेबस को देख लेते हैं। तो जो आपका आर्टिकल नंबर 6 है वो आपका डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का ही है। तो आप देख लो, सीएजी रिपोर्ट ने जो मैसिव फ्लड्स केरला में आई थी 2018 में, उसका कारण बताया है कि केरला गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स फ्लड मैनेजमेंट को लेकर नहीं की गई थी, दैट्स वाई ये फ्लड वहां पर इतनी गंभीर हो गई। एंड रिपोर्ट ने सेवर लैप्सेस प्लानिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, फ्लड फोरकास्टिंग में, डैम मैनेजमेंट में हाईलाइट किया। जैसे जो फ्लड प्लेन से केरला का, उसको आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया है एंड उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। अलोंग विथ कोई भी फ्लड हजार्ड मैप लार्ज स्केल पर केरला में अवेलेबल नहीं थी। अब ये जो फ्लड हजार्ड मैप होती है ये बताती है कि कौन से इलाके में फ्लड अकरेंस के चांसेस काफी ज्यादा है, कहां पर हम ज्यादा प्लानिंग करेंगे सो दैट उस इलाके में फ्लड को कंट्रोल किया जा सके। ये होता है फ्लड हजार्ड मैप। आपने अर्थक्वेक हजार्ड मैप भी देखा होगा, जो मैप इंडिया को क्लासिफाई करता है बेस्ड ऑन द
डीपनेस इंटेंसिटी ऑफ द हजार्ड। तीसरा है आपका केरला स्टेट वाटर पॉलिसी 2008, इसमें प्रोविजंस में कमियां हैं जिसके कारण इफेक्टिव फ्लड कंट्रोल नहीं किया जा रहा है, इफेक्टिव फ्लड मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, एंड अलोंग विथ रियल टाइम डाटा अवेलेबल नहीं है स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के पास, जिसके कारण इफेक्टिव फंक्शनिंग भी नहीं हो पाती है। तो अगर हम बात करें अर्बन फ्लडिंग की, तो अर्बन फ्लडिंग का क्या मतलब होता है कि जो यूजुअली ड्राई एरियाज हैं, यानी कि जो आपके अर्बन एरियाज हैं, वो सबमर्ज हो जाते हैं वाटर के अंदर बिकॉज ऑफ द सडन एक्सेसिव रेनफॉल, या फिर ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर और लेक, या फिर मेल्टिंग ऑफ स्नो, या फिर एक्सेप्शनली हाई टाइड। एंड अगर अर्बन फ्लडिंग को चेक करना है तो क्या क्या स्टेप्स या कदम उठाए जा सकते हैं। पहली बात तो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन एंड प्लानिंग टेक्निक हो, यानी कि जो भी अर्बन प्लानिंग की जाती है उसमें वाटर सेंसिटिव प्रोविजंस होनी चाहिए, सो दैट अगर वाटर लेवल बढ़ता है तो वो वाटर लेवल आपका निकासी हो सके टाइमली वे में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेजिलेंस जो है कम्युनिटीज की वो बढ़ाई जाए, एडेप्टिव कैपेसिटी बढ़ाई जाए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि अगर कोई बड़ी इशू आती है फ्लडिंग को लेकर तो उसके कारण मिनिमम डैमेज हो, इसी को हम कहते हैं एडेप्टेशन, कि डैमेज मिनिमम हो। फ्लड इज रियलिटी, लेकिन उसके डैमेज को मिनिमाइज किया जा सकता है, तो इसी को कहते हैं एडेप्टेशन। एंड फ्लड मिटिगेशन प्लान्स फॉर फ्लड प्लेन, फॉर रिवर बेसिन, फॉर सरफेस वाटर, ये सब इंटीग्रेट करने होंगे ओवरऑल लैंड यूज पॉलिसी में एंड सिटी की जो हम मास्टर प्लानिंग करते हैं। तो फ्लड मिटिगेशन प्लान, जहां पर फ्लड के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, उसको इंटीग्रेट करना होगा लैंड यूज पॉलिसी में, मास्टर प्लानिंग ऑफ सिटी में। एंड कोऑर्डिनेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट यानी कि जो भी अथॉरिटीज हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, वो सबको एक साथ आना पड़ेगा डाटा शेयरिंग के फील्ड में, एक्शन के फील्ड में, सो दैट फ्लड मैनेजमेंट किया जा सके, फ्लड के ड्रास्टिक इवेंट या इम्पैक्ट को रोका जा सके। तो एक तरफ देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ये कोऑर्डिनेशन का एग्जांपल बताया जा रहा है। तो एक तरफ आपका सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें आपका जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन आर्मी है, रेलवेज है, एनडीएमए है, एनआईडीएम है, एनडीआरएफ टीम है, सिविल डिफेंस है, और इन सब का अपना फंक्शन है, ठीक है। एंड उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट देख लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पावर, ये सब है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ, उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक तरफ। सबको अगर कोऑर्डिनेट एस्टेब्लिश किया जाए तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के सारे इंफॉर्मेशन दे, और यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन निकले ये सारे के सारे के पास जाए, और अल्टीमेटली प्रॉपर मैनेजमेंट हो। तो देख सकते हो इमरजेंसी सपोर्ट फंक्शन 1 से 12 ये जो दिया गया है। कम्युनिकेशन, यानी कि अगर फ्लड आने के चांस है तो आईएमडी आपका इंफॉर्मेशन दे दे टाइमली वे में, ठीक है। पब्लिक सेफ्टी लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपका वो जो आपका लॉ मिनिस्ट्री है वो देखे, एंड फायर फाइटिंग एंड सर्च एंड रेस्क्यू, इसके लिए आपका एनडीएमए आ जाए, एनडीआरएफ आ जाए, है ना। तो ये सब है आपका कोऑर्डिनेशन, तभी जाके आपका जो फ्लड मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली होगा, और जो सिटी है उसको बचाई जा सकेंगे फ्रॉम द फ्लडिंग। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। एंड बाकी साइक्लोन जवार्ड के बारे में आप देख लो, एक न्यूज है, ओडिशा गवर्नमेंट जो है वो साइक्लोन जवार्ड पर नजर रखे हुए है, जो स्ट्राइक करेगी ओडिशा को, आंध्र प्रदेश कोस्ट को। और ये जो आपका नेम है जवार्ड, ये सऊदी अरेबिया के द्वारा दिया गया है, एंड इसका मतलब होता है जेनरस और मर्सीफुल इन अरेबिक, ठीक है। पाइका रेबिलियन, बेसिकली पाइका रेबिलियन के बारे में आपको ये जानना है कि आर्म्ड रिबेलियन है जो ओडिशा में हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड ये जो पैकाज है ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिशिया है, गजपति रूलर्स जो ओडिशा के थे। एंड पैका रेंट फ्री लैंड रखते थे जो दिया गया था उन्हें फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज टू द किंगडम ऑफ खुर्दा। एंड उसके बाद जब ब्रिटिश आया और वहां पर कॉलोनियल रूल एस्टेब्लिश किया तो ये नए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लेकर आए, जिसके कारण पैका जो है अपने जमीन, अपने स्टेट्स को खोने लगे। इसलिए मोबिलाइज किया गया पैका कम्युनिटीज को 1817 में अंडर द बख्शी जगबंधु, और अल्टीमेटली पैका रिबेलियन देखने को मिला। एंड अभी इश्यू क्या है, तो जो सेंटर ने है वो कहा है कि पैका रिबेलियन को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कह सकते, बिकॉज अभी आपने भी पढ़ते होंगे
इंडियन म्यूटिनी जो 1857 है उसी को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये हमने फ्रेंड्स डिस्कस किया कुछ आर्टिकल्स। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।